अब हम लोग पढ़ने जा रहा है बायनेंसी फोर्स। और ये होता है, सपोज करो एक बॉटल फ्लास्क है जिसमें पानी भरा पड़ा है और एक ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें डुबा दिया है। तो पानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगाती है उसी को बायनेंसी फोर्स बोलते हैं। पानी नहीं, सराउंडिंग, द वर्ड इज सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब इधर से वाटर इधर से वाटर, अगर यही ऊपर होता मान लो ऐसा होता तभी भी ऊपर एयर है नीचे पानी है, दोनों मिलके जो नेट फोर्स लगाते हैं हम उसके ऊपर वैक्यूम है, मान लो वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम है। माइक बंद रखो तुम, ऊपर वैक्यूम है, ऊपर वैक्यूम है और ये पानी है और ब्लॉक यहाँ पे है। तो ये वैक्यूम और पूरा पानी सब मिलके जो नेट फोर्स लगाएंगे उसको बोलेंगे बायनेंसी फोर्स। तो बायनेंसी फोर्स सिर्फ वाटर का नहीं होता है, बायनेंसी फोर्स होता है चारों तरफ से मिलके जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, दैट इज नोन एज बायनेंसी फोर्स। एक्सेप्ट एमजी, एमजी नहीं होगा वो, और रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा, वो प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा। तो फोर्स विच डेवलप बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, अंडरलाइन है प्रेशर डिफरेंस, इज नोन एज बायनेंसी फोर्स। लिखो स्टेटमेंट की तरफ से, फोर्स नेट फोर्स डेवलप because of pressure difference on surface of object is known as buoyancy force। तो ऊपर वैक्यूम है नीचे लिक्विड है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, तो लिक्विड चारों तरफ से फोर्स लगाएगी वो बायनेंसी फोर्स होगी। यहाँ लिक्विड है ऊपर एयर है, दोनों ने मिलकर जो फोर्स लगाया वो बायनेंसी फोर्स होगी। अब चलो कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। तो मान लो ये सिलेंडर ऑब्जेक्ट है, ऊपर का सरफेस के एरिया ए है, ये हाइट एच के बराबर है, एच नहीं एल है, ये वाला एच के बराबर है, ऊपर से दूरी एच है और ये दूरी एल है, और नीचे का भी एरिया ए के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के बराबर है। तो सराउंडिंग जो फोर्स लगी वो बायनेंसी फोर्स होगी। तो इसकी एबीडी बनाओगे, ऊपर क्रॉस सेक्शन ये ए है, तो यहां का प्रेशर निकालेंगे और फोर्स नीचे पर आएगा, तो प्रेशर आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू एरिया। यहां का प्रेशर का फोर्स आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू एरिया, और यहां का प्रेशर का फोर्स क्या आएगा पी नॉट प्लस ये पूरा दूरी दैट इज एच प्लस एल, तो ये फोर्स आएगा पी नॉट प्लस एच प्लस एल एच रो जी इंटू एरिया आ गया। और इधर से जो फोर्स आएगा, इधर से जो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वर्टिकल सरफेस है, इधर का फोर्स जरूर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स ऊपर को काम करेगा, जो सिर्फ प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा, दैट फोर्स इज बायनेंसी फोर्स। बिग क्वेश्चन, इसमें से ऊपर वाला घटा दो, तो इसमें से घटाओ तो बनेगा पी नॉट प्लस एच प्लस एल रो जी इंटू ए माइनस पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू ए। हो गया। अब देखो ये पी नॉट ए और ये पी नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से एच रो जी ए और एच रो जी ए कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई एल एल रो जी ए, तो ये बनेगा एल इंटू ए रो इंटू जी। एल इंटू ए क्या है, एल ये लेंथ है, ये एरिया, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ना, वॉल्यूम, तो दिस इज वॉल्यूम, तो भी रो इंटू जी एंड दिस इज बायनेंसी फोर्स भी रो जी। तो ये भी रो जी है क्या, बेसिकली ये है रो वाटर की डेंसिटी होती है या लिक्विड की डेंसिटी है, भी रो लिक्विड, भी रो या लिख लो लिक्विड की डेंसिटी। तो अगर ये लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है
तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद खाली जगह ये पड़ गया ना, ये ऐसे है, पानी चाहिए, खाली जगह है। तो ये ऑब्जेक्ट ने अपने वॉल्यूम के बराबर क्या हटाया? पानी तो हटाया है यहाँ पे। जब इस ऑब्जेक्ट को पानी में तुम रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट कितना पानी हटा रहा है? अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटा रहा है। तो उस पानी का वेट कितना होगा? तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उसमें पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, मास आ गया, इंटू जी, ये वेट आ गया, और यही तो इसके बराबर है। इसका मतलब जो बाउंसी फोर्स होता है ना, वो कुछ और नहीं, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। पूरा अंडरलाइन है, बाउंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यही अंडरलाइन है, ये भीरोजी तो अलग चीज है, स्पेशल थ्योरम सिर्फ यही है कि बाउंसी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तुमको भी इसको याद करना पड़ेगा, तो लिख लो, बाउंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब पूरा अंडरलाइन कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। बाउंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। गुड, इस पे आता है। अभी के लिए एक फॉर्मूला लिख लोगे बस तुम, इस तरीके से रख लेना, इसमें पानी भर दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो, और इस पे जो बाउंसी फोर्स है वो ऊपर को आएगा, एफ बी, एफ बी इज भी रो ऑफ एल इंटू जी, दिस इज बाउंसी फोर्स। इसे अलग से कॉपी कर लो, लिखो, इसमें भी क्या है? भी इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, V is volume of displaced liquid, rho L is density of liquid, इसलिए अब इसके बाद देखो, और एफबीडी बनाते समय एक और चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जब फोर्स लिखना होगा तो तुम एक ही बार इसको लिख देना। ये नहीं कि कारण कि सर यहाँ का प्रेशर का फोर्स तो ऊपर आएगा, यहाँ का प्रेशर फोर्स तो नीचे आएगा सर, इधर वाला इधर दिखाओगे, इधर इधर दिखाओगे, तो प्रेशर का भी फोर्स दिखा दो और बाउंसी फोर्स भी दिखा दो ना, कभी नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि प्रेशर का ही तो फोर्स का डिफरेंस ये है। तो या तो तुम इसको दिखाओ या तो प्रेशर को दिखाओ, दोनों में से एक करना है, नहीं कि दोनों दिखा दो सब गलत हो जाएगा। तो इसको लिख लो, ड्यूरिंग मेकिंग एफबीडी, ड्यूरिंग मेकिंग एफबीडी either we show buoyancy force, either we show buoyancy force or shows all pressure forces, all pressure forces, या और force developed by pressures। सुनना, during making FBD we draw buoyancy force or forces developed by pressure difference। तो दोनों में इसको एक बनाएंगे, दोनों नहीं। अब देखो, ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब भी एबीडी बनाना तो सारे फोर्स दिखा देना, एक्सेप्ट मतलब बाउंसी फोर्स दिखाओगे तो प्रेशर को मत दिखाना, एमजी वगैरह सब दिखा देना, और जितना मैकेनिक्स पढ़ो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड है, सारे वैलिड है। अब इसी में एक लाइन आता है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, जो कि तुमने 10वीं क्लास में शायद पढ़ाई जरूर होगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, ठीक, ये होता है
कोई चीज फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? 0। फ्लोट कर रहा है मतलब नेट फोर्स 0 है। लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्लोटेशन then net force on object will be 0. Then net force on object will be 0. अब देखो, Sir, can you please repeat? एक फ्लास्क है, पानी भर दिया, ऑब्जेक्ट इस पर रख दिया, फ्लोट कर रहा है। अच्छा, गुड, कर रहा है फ्लोट, करने दो। इसका क्रॉस सेक्शन लिया ए के बराबर है, ठीक है। और जो नीचे का वॉल्यूम सबमर्ज है वो ये लेंथ एल है मान लो, और नीचे का वॉल्यूम सबमर्ज वीएस है। वीएस वॉल्यूम पानी में सबमर्ज है। एबीडी बनाओ, इसकी एबीडी बनाओ, एबीडी बनाओगे तो एमजी नीचे पर काम करेगा, एमजी नीचे काम करेगा, और बायंसी फोर्स ऊपर को काम करेगा। तो बायंसी फोर्स क्या होगा? भी रो जी होगा। अच्छा, एयर का भी प्रेशर का फोर्स होगा नीचे की ओर, ठीक है, जो कि पी नॉट इंटू ए करके आया था, याद करो, एटमॉस्फेरिक वाला। और यहां से भी प्रेशर का फोर्स आया था। सब मिला के बायंसी होते हैं, सब मिला के बायंसी। तो मिला के जो बायंसी फोर्स होगा वो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होगा। तो यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेस्ड है कितना? VS रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, लिखिए। ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो ये फोर्स बैलेंस कर दो, तो एम जी इक्वल टू VS रो एल इंटू जी। एफबीडी बना के ही सॉल्व करना है, यहां से एक फॉर्मूला बनता है, बट फॉर्मूला नहीं रटा जाता है। एफबीडी बनाना, इसका मास, अब एक फॉर्मूला तो उसे लिख दूं, बोर्ड वगैरह में आता है। इसका मास क्या लिखोगे? मास लिखोगे, इसका टोटल वॉल्यूम भी है मान लो, और सॉलिड की डेंसिटी रो एस है, तो मास क्या हो गया? V इंटू रो एस। V इज द टोटल वॉल्यूम, रो एस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, VS इंटू रो एल। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इससे आएगा VS अपान V इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो, इट इज रो एल अपान रो, रो एल अपान रो एस, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? सबमर्ज वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। इसको गलत हो गया लग रहा है, ये रो एस होगा, इसमें नींद आ रही है। इसको इधर भेजा, इसको इधर, ये सबमर्ज वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम इक्वल टू सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड with respect to liquid। इसको बोलते हैं सबमर्ज वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई लिक्विड डेंसिटी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। इसको तुम ध्यान रखना। इसको भी बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। हालांकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? लॉज ऑफ फ्लोटेशन होता है डिस्प्लेस लिक्विड का वेट और ऑब्जेक्ट का वेट आपस में बराबर होता है, और उससे डिराइव होता है ये फॉर्मूला। और ये तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होगा। ये बता रहा है, अच्छा, सबमर्ज वॉल्यूम हमेशा कम होगा सॉलिड के वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से, तो 1 से कम हो गया ना, ये भी 1 से कम होगा, मतलब सॉलिड डेंसिटी लिक्विड से कम होना चाहिए। मतलब वही ऑब्जेक्ट पानी में तैयार कर सकता है जिसकी डेंसिटी पानी से कम हो, बस इतना ध्यान करो। क्या क्या? एक तो ये और एक ये,
बायसी फोर्स, अच्छा ब्यूरोजी, गुड। फ्लोट कर रहा है, गुड। सबमर्ज वॉल्यूम अपन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन लिक्विड डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ओके, यहाँ पे एक और अच्छा मैं वर्ड यूज कर लो, कहीं के लिखा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कोई पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कराएगा उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, कितनी होती है, रटना पड़ेगा। अच्छा कोई तुमसे कोई कहे, एक आसान सा क्वेश्चन करता हूं, आसान क्वेश्चन है, ऐसा कहेगा एक ऑब्जेक्ट है, पेज पीछे कर दीजिए। प्लीज कीप क्वाइट। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी 0.5 इंटू 10⁻³ kg है। फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ऑब्जेक्ट है ना सॉलिड का, क्या लिखोगे, रो एस अपन रो ऑफ वाटर। रो एस क्या है, रो ऑफ वाटर क्या होता है, आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है इस ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी 0.5 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज 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 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान रखना, कोई तुमसे ये कहे कि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑयल के रिस्पेक्ट में इतना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, तो वो नहीं होगा, उसके लिए वाटर की रिस्पेक्ट निकालना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी ऑयल के रिस्पेक्ट में, सॉलिड से ऑयल के रिस्पेक्ट में दिया गया है 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, जबकि ऑयल की डेंसिटी 2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। फाइंड स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉल्व करो, कुछ तो करो तुम। क्या करेंगे, सॉलिड की डेंसिटी डिवाइड बाई ऑयल की डेंसिटी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³। ऑयल की डेंसिटी उठा के यहां पर रख दो, नहीं देविका ने सही बताया, तो रो एस की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻³ है ना, इधर जाएगा तो बनेगा 8 इंटू 10⁻6 बनेगा। अब स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है, तो 8 इंटू 10⁻6 आएगा ना, तो 10⁻6 एंड डिवाइड बाई डेंसिटी किसकी, वाटर की, तो 8 इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक है, देखो तुम्हें समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट इसमें फ्लोट कर रहा है, देखो डायग्राम दोबारा बनाता हूं।
जाऊंगा इस तरीके से है। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, और ये वाला भी एरिया ए के बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है कि ऊपर की लिक्विड डेंसिटी ρ1 है, नीचे की डेंसिटी ρ2 है, सॉलिड की डेंसिटी ρ है, सॉलिड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है, लेंथ ऊपर का L1 है, ये L2 है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर है। और ये जो लेंथ है वो h के बराबर है, हाइट। तो दो लिक्विड एक ऊपर एक नीचे। अच्छा इसमें कोई पूछा ना कि ρ1 ρ2 और रो में कंपेयर करो, हाइब्रिड लिक्विड कौन है, तो ये है। उसके बाद डेंसिटी रो की होगी, सबसे कम डेंसिटी ρ1 की होगी, तो सबसे ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछता है अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट कर रहा है तो फाइंड रो, इसकी डेंसिटी बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऊपर की लिक्विड इस पे कितना फोर्स लगा रही है, ऊपर की लिक्विड इस वाले सिलेंडर पे कितना फोर्स लगा रही है, फोर्स बाई अपर लिक्विड्स। नीचे की लिक्विड है, फोर्स बाई लोअर लिक्विड्स। फोर्थ क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया कि ऊपर क्या किया ये जैसे नहीं पानी में गिलास रखा था, एसएचएम पढ़ा रहा था तो कहा था गिलास को हल्का सा प्रेस करके छोड़ दो, बहुत हो जाता। वैसे ये भी है कि पानी में एक मैंने सिलेंडर रख दिया है, उस सिलेंडर को हाथ से पकड़ो, हल्का सा प्रेस करो, छोड़ दो, ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे चीज फ्लोट कर रहा है ना, और वो जो फॉर्मूला पढ़ा था फ्लोटिंग कंडीशन वाला, सबमर्ज अपॉन टोटल दैट, वो एक ही तरह की लिक्विड होनी चाहिए तब लगता है। ये दो तरह की लिक्विड है, क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। जब भाई फ्लोट का मतलब होता है नेट फॉर जीरो होना, नेट फॉर जीरो तो लॉज ऑफ मोशन पड़े हो ना, एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी बना दो, अब दिन भी नहीं जा रहा पता, एफबीडी बनाते हैं, बनाओ एफबीडी। लाइफ में बस एक ही काम बचा हुआ, एफबीडी बनाना, बनाओ, बन गई एफबीडी, गुड। एमजी इधर होगा नीचे, और चारों तरफ की लिक्विड विक्विड सब मिलके बायंसी फोर्स लगाएंगे, किधर, ऊपर। तो बायंसी लगाएंगे ऊपर की ओर, कितना होगा, बायंसी फोर्स वीरोजी। वीरोजी का मतलब एक ही लिक्विड था उसमें, दोनों तरफ से अलग अलग लिक्विड है। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आर्किमिडीज ने कहा था बायंसी फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, अंडरलाइन में पूरा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, अंडरलाइन है लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड।
अच्छा जी, ये जो सिलेंडर है वो नीचे का भी लिक्विड को डिस्प्लेस किया हुआ है और ऊपर के भी लिक्विड को डिस्प्लेस किया हुआ है। अच्छा, दोनों किया हुआ है, तो दोनों का वेट का सम करना पड़ेगा। आर्किमिडीज थोड़ी कहा था कि नहीं यार नीचे वाला लिक्विड को डिस्प्लेस वाला लिखे, क्यों? आर्किमिडीज ने सिर्फ कहा था वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ना ऊपर वाला नीचे वाला, सिर्फ डिस्प्लेस लिक्विड अंडरलाइन था। ठीक है, तो नीचे भी डिस्प्लेस कर रहा है, ऊपर भी डिस्प्लेस कर रहा है। भाई इतना सर मान लो पानी में है, वही मान लो ऑयल में है, तो सर पानी को हटाया हुआ है, तो पानी का वेट, और नीचे का पार्ट ऑयल को हटाया हुआ है, तो ऑयल का वेट जोड़ दो। नीचे जो लिक्विड है, नीचे लिक्विड, उसका वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया ए इंटू L2, ए इंटू L2, इस एरिया में L2 मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया नीचे का वॉल्यूम, नीचे का वॉल्यूम इंटू नीचे की लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी करेंगे ना, तो नीचे का भी जी और ऊपर का भी जी जोड़ देंगे, तो बायसी फोर्स नीचे का भी कितना है? नीचे का भी ए इंटू L2, नीचे का भी है ए इंटू L2, भी रो नीचे के लिक्विड का रो2 इंटू जी, प्लस ऊपर के लिक्विड का डिस्प्लेस वॉल्यूम एरिया इंटू L1, डेंसिटी क्या है? रो1 भी रो इंटू जी। ये प्लस होगा, ये मत कहना सर ना ऊपर वाला ना नीचे फोर्स लाएगा, नीचे ऊपर लाएगा, घटा दो, ऐसा नहीं है यार, ऐसा एकदम नहीं है। ये मत कहना कि सर ये जो ना, ये जो फोर्स है ये नीचे वाला लिक्विड लगा रहा है और ये तो फोर्स ऊपर लगा रहा है सर, तो ऊपर वाला तो नीचे लगाएगा, यही गलत है। दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। ये दोनों ही, मतलब जो आ रहा है ना ये प्लस के साथ आता है, ठीक है, और आर्किमिडीज ने ये नहीं कहा था बायसी फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी, जी का डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, जी इफेक्टिव के डायरेक्शन का ऑपोजिट होता है। इफेक्टिव ज्यादा बेटर वर्ड है, लिफ्ट में होता तो जी इफेक्टिव लिखते उसके ऊपर। तो बायसी फोर्स जो फॉर्मूला जहां तुम लिखे थे ना, भी रो इंटू जी लिखे थे ना, यहां पे लिख लेना जी इफेक्टिव, ज्यादा अच्छा वर्ड है। जहां आएगा बायसी फोर्स भी रो जी, जी इज रिप्लेस बाय जी इफेक्टिव, लिख लो जी इफेक्टिव, ठीक है, लिख लेना इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ, its direction is exactly opposite of g effective, its direction is exactly opposite of g effective, तो g effective g है तो g के opposite हो। एक और चीज क्या कि ये बायसी फोर्स क्या था? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो टोटल डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकाल दिया, इतना हुआ। अच्छा हाँ यार, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तो वेट कितना होगा? तो ये प्लस करके घटा क्या आएगा? अरे प्लस करके आएगा, ऊपर का लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है तो इतना, नीचे का लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है तो इतना, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, घटाओगे थोड़ी। अगर आर्किमिडीज की बात मानते हो, ठीक है, आर्किमिडीज की बात अगर मानते हो तो मानो, आर्किमिडीज ने क्या कहा था? आर्किमिडीज ने ये कहा था वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और कुछ नहीं उन्होंने कहा था। तो मैंने क्या किया, ऊपर के लिक्विड का वेट, नीचे के लिक्विड निकाल दिया इतना, और ऊपर के लिक्विड का वेट निकाल दिया इतना, और दोनों को प्लस करके जोड़ दिया, आ गया, और mg नीचे लिखते हैं, प्लस रहेगा। अब क्या करेंगे, नीचे का भी रोजी निकालेंगे, ऊपर का भी रोजी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बट इसमें से बार रिपीट कर रहा हूं तुमको, ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला ना ऊपर वाला फोर्स है और ये वाला नीचे वाला ना, पूरी सराउंडिंग मिल के नेट इतना लगाया, बस नेट, नेट अंडरलाइन वही ऊपर को रहेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या फ्लोट कर रहा है? हाँ, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कर दो बैलेंस, क्या लिखोगे? mg बराबर mg, m क्या होता है? मास इंटू जी। मास क्या होता है? इस सॉलिड की डेंसिटी इंटू सॉलिड का वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू ये पूरा लेंथ, ए इंटू L1 प्लस L2, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ए ब्रैकेट में L1 प्लस L2, ये पूरा वॉल्यूम बन गया,
पूरा बोलो। तो भी इसका वॉल्यूम बन गया भी रो डेंसिटी, अरे रो तो लिखा ही था, एम जी, जी लिखा मास भी होगा, डेंसिटी इंटू बोलो, ठीक है। अब यहां से जी कट जाएगा, ये से ये कटेगा, देखो यहां से रो की वैल्यू क्या आएगी, यहां से रो की डेंसिटी वैल्यू आएगी L1 रो 1 L2 रो 2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 एंड दिस इज आंसर। तो मैंने पहला क्वेश्चन निकाल लिया क्या, लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड नहीं सॉलिड की डेंसिटी, ठीक है। अब दूसरा फोर्स बाई अपर लिक्विड, इसे कॉपी कर लो फिर बताता हूं फोर्स बाई अपर लिक्विड क्या होगा। ये लेंथ होगा L1 प्लस L2, यस इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू L1 प्लस L2, टोटल वॉल्यूम बन गया, इंटू सॉलिड की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें आ गया मास m, तो ये m बन गया m, और g फिर रख दिया यहाँ आ गया, ठीक है। कॉपी करो, लिख लिया, कर लिया सर। फोर्स बाई अपर लिक्विड, ऊपर के लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया इस सॉलिड स्फीयर पे, इस सिलेंडर पे, तो ऊपर के लिक्विड ने इस पे जो फोर्स लगाया है, क्या करेंगे, यहाँ का प्रेशर निकालेंगे और इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का प्रेशर निकाल के इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऊपर के लिक्विड का जो फोर्स आएगा ना, यहाँ पे जो फोर्स आएगा नीचे को आएगा, इस लिक्विड ने इस पे फोर्स नीचे लगाया, हाँ क्यों, यहाँ प्रेशर होगा, इस लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर अगर प्रेशर होगा तो प्रेशर का फोर्स इधर आता है, ऑब्जेक्ट पे अंदर आता है, ऊपर पानी होगी तो मेरे सर पे किधर फोर्स लगाएगी, नीचे, नीचे फोर्स लगाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, निकालो प्रेशर यहाँ का, यहाँ प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी, पी नॉट प्लस एच रोवर इंटू जी, पी नॉट प्लस एच रोवर इंटू जी इंटू ये वाला एरिया, तो ये फोर्स है अपर लिक्विड का, सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब बात करेंगे थर्ड का, फोर्स बाई लोअर लिक्विड, लोअर लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो यहां का प्रेशर निकालेंगे और इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, यहां का प्रेशर कैसे आएगा, यहां का प्रेशर पी नॉट, फिर यहां से लेके यहां तक का प्रेशर, फिर ये प्रेशर ऐड कर देंगे तो आएगा, और नीचे का लिक्विड का फोर्स ऊपर को आएगा, तो यहाँ का प्रेशर जब एबीडी बनाओगे तो प्रेशर का फोर्स इधर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, तो लिखेंगे पी नॉट प्लस यहां से लेके यहां तक का प्रेशर, ये H प्लस L1 प्लस L2, तो H रो 2, नीचे डेंसिटी रो 2 है ना, H रो 2 इंटू जी इंटू एरिया, यहां का प्रेशर निकाला, टोटल एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये सर क्या सर यार क्या गड़बड़ है बताओ, अलग अलग करेंगे, देखो यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस यहां से लेके यहां तक का प्रेशर निकालेंगे, ये आएगा H प्लस L1 रो 1 जी प्लस यहां से लेके यहां तक आएंगे तो L2 रो 2 जी इंटू एरिया, ये लगाया ना ऊपर की लिक्विड ने, ये थर्ड, ये आंसर है सेकेंड का, ये आंसर है थर्ड का। अब मुझे बताओ, मैं कहा था कि बायनेंसी फोर्स जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस का होता है, तो यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स का डिफरेंस होगा ना, इसमें से घटाओगे, क्योंकि ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कट जाएगा, वर्टिकल वाला फोर्स बायनेंसी देगा, तो इसमें से इसको घटा के देखो, देखो अभी वही आ जाएगा, तो जो बायनेंसी फोर्स होना चाहिए वो इसमें से घटाओगे तो पी नॉट ए कट जाएगा,
देखो एच रोवन जी एच रोवन जी कट गया, बच गया क्या L1 रोवन जी, L1 रोवन जी इंटू ए प्लस L2 रो टू जी इंटू ए, बच गया। यही बायसी फोर्स है और यही तुमने लिखा भी था अभी अभी, देखना। मतलब यहां का फोर्स में से ये फोर्स घटाओगे तो रिजल्टेंट जो आएगा उसमें देखो यहाँ पे माइनस नहीं आया, प्लस ही आया है। तो आर्किमिडीज सही में कितना विद्वान था नहीं थे। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ का फोर्स निकालो, प्रेशर यहाँ का फोर्स निकालो, फिर घटाओ घटाओ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक बॉटल का एक बाल्टी रखा, बाल्टी देखा होगा घरों में होता है, उसको रखा, बगल में जार रखा, उसमें एक ऑब्जेक्ट को डुबाया, डुबाने के बाद जब पानी निकला उसको फ्लोट करने दिया ऑब्जेक्ट को, तो छोड़ा, कम डेंसिटी का था तो फ्लोट कर रहा था। जब पानी बाहर निकला उसको तौला, पाया अरे वाह ये तो एकदम उसी के बराबर निकला वेट में जितना ऊपर तैर रहा है। सर कह दिया बस जो तैर रहा है उसी की वेट के बराबर है जो पानी डिस्प्लेस हुआ। चलो तो अब आ गया, देखो बराबर है क्या। ऑसिलेशन, अब एसएचएम पे जाओगे फिर से ना, क्या करेंगे, इस सिलेंडर को ना स्लाइटली डिस्प्लेस करो, हल्का सा छोड़ दो, ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। तो याद करो वहां पे निकाला था ना रिस्टोरिंग फोर्स कि डिस्प्लेस करने के बाद कितना फोर्स एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा अंडरलाइन है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है वही एसएचएम देगा, एक्स्ट्रा फोर्स निकालना बाकी है। तो देखना, तो जब इसको तुम इसमें एक्स के बराबर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये वाला ये जो सिलेंडर है हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे। अब देखो ये तुमने x के बराबर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये भी तो x के बराबर नीचे आ गया, ये भी तो x के बराबर नीचे डिस्प्लेसमेंट दिए हो, तो एक्स्ट्रा कितना आया, कितना फोर्स एक्स्ट्रा आ गया, तो नीचे का वेट एक्स्ट्रा निकला है। नीचे जब इसको डिस्प्लेस मारे हो तो नीचे ना लिक्विड और हट गया, तो कितना नीचे लिक्विड और हटा है, तो ये लेंथ x है, तो क्या आएगा x इंटू ये वाला एरिया क्या है a के बराबर है, वॉल्यूम बन गया इंटू रो टू इंटू जी। ये तो यहां से आया एक्स्ट्रा वेट, लेकिन जब इसको नीचे डिस्प्लेसमेंट करोगे इसको, तो ऊपर का जो ये जगह है वो इस लिक्विड से भर जाएगा ना, नहीं भर जाएगा, इस लिक्विड से भर जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड पहले इतना था, अब बस इतना ही रह गया, तो ये वाला पार्ट इसमें से घटाएंगे ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तो यहां पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा और भर गया ना पानी, वहां पे वो डिस्प्लेस नहीं हो पाया, ये पहले से ज्यादा डिस्प्लेस था ऊपर वाले में, बाद में कम हो गया, तो कितना डिफरेंस हुआ वो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट समझ रहे हो क्यों मैं कर रहा हूं, तो x इंटू ए रो वन इंटू जी ये बन गया, और यही बनेगा फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम नीचे दिए हो ना, बाइंसी फोर्स आता है ऊपर आता है, तो अपने आप में एक माइनस साइन होगा, माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका ऑब्जेक्ट का मास इंटू ए लिखते हैं। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, देखो यहां से कॉमन आएगा ए रो टू जी, नहीं एक्स कॉमन आ रहा है इंटू जी आ रहा है ब्रैकेट में, रो टू माइनस रो वन आ रहा है। ये माइनस मास क्या होता है, मास होता है एरिया इंटू L1 प्लस L2, ये वॉल्यूम इंटू सॉलिड की डेंसिटी। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से,
एसएचएम है ना, ओमेगा क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ जी। एडवांस क्वेश्चन में ध्यान रखना। आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड इज 2 पावर ओमेगा, एंड देन आंसर। किसी को सर कोई ये एक बार और समझा सकते हैं सर, वो वाला जो डिस्प्लेसमेंट एक बार ये वाला बताइए फिर से, हाँ वॉल्यूम डिस्प्ले सर का ये सुनो, इक्वेशन। इसको ना दूसरे तरीके से बताता हूँ। नेट बायसी फोर्स निकालो, नेट बायसी फोर्स निकालो तो क्या करोगे, ये नीचे के वॉल्यूम का वेट और ऊपर के वॉल्यूम का वेट निकाल लो। तो ये दूरी L2 है, ये दूरी x है, तो टोटल वॉल्यूम नीचे से बन गया L2 प्लस एक्स इंटू ए, बन गया भी L2 प्लस एक्स इंटू वॉल्यूम बन गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो2, ये बन गया वेट नीचे के लिक्विड का। और ऊपर का जो डिस्प्लेस लिक्विड है, ये वाला पार्ट सिर्फ इतना ही है ना, तो क्या बनेगा प्लस L1 माइनस एक्स इंटू रो1 इंटू जी, बन गया इतना। ये बाइंसी फोर्स बन गया इस वाले पे, इसको अलग अलग कर लो तो बनेगा L2 A रो2 जी प्लस L1, इसमें एरिया मल्टीप्लाई नहीं किया, L1 A रो1 इंटू जी प्लस ये कितना आएगा एक्स ए रो2 जी, यहां से क्या बनेगा माइनस एक्स ए रो1 जी। अच्छा ये बाइंसी फोर्स था पहले वाला, तो यही तो एक्स्ट्रा वाला है जो कि यहां पर रखा हूं। और यही क्यों आएगा, जब इसकी एफडी बनाऊं तो mg नीचे होगा ना, mg नीचे होगा तो जो नेट फोर्स आएगा, जो इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स, उसमें से तुम्हें mg घटाना पड़ेगा ना। तो जब इसमें से तुम mg घटाओगे और तो mg ही तो इसके बराबर था, कट नहीं जाएगा ये, तो बस तो यही गया। तो उसको हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद, हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद जो फोर्स आएगा वो एक्स्ट्रा वाला इतना ही आएगा, एंड दैट इज दिस। अभी नहीं समझ आया, दोबारा समझाता हूं। इस ब्लॉक की एफडी बनाओ, mg नीचे दिखाएंगे, बायसी फोर्स ऊपर दिखाएंगे। तो कोई पूछे नेट फोर्स बताइए तो क्या बताओगे, बायसी फोर्स माइनस mg, बायसी फोर्स माइनस mg। अब बायसी निकालना पड़ेगा, बायसी क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड्स। अब इसके लिए बात करते हैं, जब तुमने इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो अब इसमें थोड़ा वाटर बना लेते हैं। जब इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया तो यहां पे सिलेंडर का इस लिक्विड में लेंथ क्या था, L1 था, और जब x कर दिया डिस्प्लेसमेंट तो कितना बच गया, L1 माइनस एक्स बचा। तो ये L1 माइनस एक्स बचा, और यहां पे L2 था, और x डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो x और बढ़ जाएगा ना, तो ऐसे ये था, प्रेस किया तो ऊपर से x कम हुआ तो नीचे बढ़ा भी। तो नीचे लेंथ कितना हो गया, L2 प्लस एक्स हो गया। आपको पूछे बायसी फोर्स, ऊपर की डेंसिटी रो1 है, नीचे की रो2, बायसी फोर्स क्या होगा, नीचे का भी रो जी, तो यहां का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू L2 प्लस एक्स, एरिया इंटू L2 प्लस एक्स वॉल्यूम इंटू नीचे की लिक्विड डेंसिटी रो2 इंटू जी, भी रो जी नीचे वाले का। अब ऊपर वाले का भी रो जी, तो L1 माइनस एक्स इंटू एरिया, ये वाला वॉल्यूम भी रो1 इंटू जी, रो1 इंटू जी, ये बन गया ऊपर वाले लिक्विड का वेट और डिस्प्लेस वेट। और ये तो क्या ये बायसी फोर्स होगा, बताओ। यस सर। अभी समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, अब मैंने इसको क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया तो बन गया इतना। अब नेट फोर्स क्या होगा, बायसी फोर्स में से mg घटाएंगे, तो ये जो बायसी फोर्स इसमें से mg घटा दो। जब इसमें से mg घटाएंगे तो mg ही तो इसके बराबर थी जो फ्लोटिंग के टाइम पे था।
Yes, sir. यही से कट गया तो बच गया इतना, तो यही मैंने यहाँ लिखा है। नहीं समझ आ रहा है आ गया सर। वैभव तुम्हें? तो नदी में नाव है और इस नाव का जो क्या है, रेडियस है। नाव कैसा है हमारा? सर सर्कुलर नाव नाव। गोल थोड़ी ना होती है। ठीक है, यस चुप रहा करो तो। अब पानी में नाव तैर रहा है, नदी में नाव तैर रहा है, तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर का और नीचे का बराबर है, एंड दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कितना हो सकता है? 5 मीटर इधर से 25 मीटर के आसपास मान लो, 25 मीटर स्क्वायर है। 25 मीटर स्क्वायर है। गुड। नाव तैर रहा पानी में, तैरना ही चाहिए था। फिर क्या है? ये जो टोटल लेंथ है ना, द टोटल लेंथ इज 10 मीटर। अब पानी में डूबा हुआ है, 10 मीटर का कैसे नाव हो सकता है भाई? नाव का जो विड्थ होगा मुश्किल से इतना बड़ा मान लो, तो करीब 1 मीटर काफी है। 1 मीटर काफी होता है, 1 मीटर मान लो। और ये है 0.5। आधा डूब गया बिना लोग के बैठे इसमें? नहीं, ये 0.2 मीटर। अब वैभव ने इसको बनाया है नाव को, ठीक है। तो 0.2 मीटर पानी में तैर रहा है, पानी की डेंसिटी में पता ही 10.3। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक नाव है जिसका लेंथ 1 मीटर है और बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया 25 मीटर स्क्वायर है और 0.2 मीटर ऑलरेडी पानी में डूबा हुआ है, क्यों नहीं डूबा होगा? खुद के वेट की वजह से पानी डूबा होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वेट ऑफ नाव। नाव का वेट बताइए। तो उसके बाद ऋषित ने कहा कि तू बड़ा अजीब हो, नाव का वेट पूछ रहे हो, मेरा तो काम है कि सिर्फ कुराभात पैदा करना। तो ऋषित ने क्या किया, 10-20 लोगों को उठा के नाव पे फेंक दिया, तो नाव डूबने लगा। तो ऋषित ने कहा चल वैभव तू ही बताओ कि इस पे कितने लोग बैठ जाएंगे ताकि जो नाव है ना डूबने से जस्ट बच जाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ person can be travel by, can be safe travel। सेफ ट्रेवल क्यों करेंगे, सेफ लोडेड। अगर पर्सन का एवरेज वेट ऑफ 1 पर्सन इज, ऋषित का वेट होगा कितना, 60 kg का होगा ऋषित? नहीं, ज्यादा होगा। सर आपने एकदम सही बताया, 60 kg, ठीक है। गेस। तो अब सॉल्व करो, अच्छी ब्राउन क्वेश्चन है। सॉल्व मैं बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो हो जाएगा। सर रुक जाइए सर, कर लेते हैं ना 2 मिनट। देखो एफबीडी बनाएंगे, हमेशा एफबीडी बनाओ। तो इस बोर्ड की एफबीडी बनाओ, एमजी नीचे दिखाओगे, बाइंसी फोर्स ऊपर दिखाओगे। बाइंसी फोर्स क्या होगा, वी रो जी। वी क्या होगा, 0.2 इंटू एरिया। तो 0.2 इंटू एरिया कितना, 25। भी 0.2 इंटू 25 इंटू 0.2, भी रो वाटर की डेंसिटी इंटू जी। फोर्स बैलेंस करें, फ्लोटिंग कंडीशन पे है, तो एमजी किसके बराबर होगा, तो 25 दूनी 50 इंटू 10⁻³ जी। मास क्या आ गया, 5000 kg। तो बोर्ड का मास है 5000 kg। बाप रे बाप, 5000 kg। हाँ चल सकता है, 5 मीटर की नाव तो हो ही सकती है।
अब कितने लोग बैठे थे बताओगे? सेकंड क्या पता करना था कि कितने लोग इस पे बैठेंगे। मान लो n पर्सन बैठे, अब बोट कंप्लीटली डूब गया पानी में, तो जस्ट डूबे हुए कंडीशन पे है। बैठा दिए, n लोग बैठे, एबीडी बनाएंगे। बायनेंसी फोर्स भी रो जी, भी कितना टोटल वॉल्यूम, तो 25 इंटू 1, ये टोटल वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बन गया भी रो ऑफ वाटर इंटू जी, प्लस कितना वेट आया 5000 केजी, तो यही है बोट का मास है 5000 केजी, प्लस एक आदमी कितने केजी का था 60 केजी का, तो 60 इंटू n लोग बैठे थे ना, तो टोटल वेट इतना आ गया। फोर्स बैलेंस कर दो, तो इसको बैलेंस करोगे तो बनेगा 5000 इंटू जी प्लस 60 जी इंटू एन बराबर 25,000। सर आंसर भी डेसिमल में आ रहा है सर, मतलब लोग डेसिमल में होंगे। उसको कम बैठा देना, डुबाना थोड़ी है। तो n की वैल्यू आएगी 25,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाई 60। अरे ठीक है, जो आएगा सो आ गया, बस इतना आंसर होगा। कोई और सर टॉपिक? 334 333.33, तो मतलब सर इसमें जो 333। सर हाँ इसमें जो सर 60 केजी है वो सर एक बार और मैंने पूछा था तो आपने बोला था कि वो डिस्कस कब करेंगे सर एसएचएम की मॉड्यूल सर, इतने दिन हो सर गए। रोटेशन हाँ, ये अपरेंट वेट कॉन्सेप्ट, अपरेंट वेट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अपरेंट वेट तुमको वहां बताया था लॉज ऑफ मोशन में अपरेंट वेट नॉर्मल एक्शन की रीडिंग होती है, याद करना। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। वो ऐसे था, पानी में यहाँ पे वेइंग मशीन है, पानी में भी वेइंग मशीन रख दिया गया, ऋषित यहाँ पे खड़ा हो गया। कितना केजी? अच्छा 60 केजी है, अच्छा गुड, तो मैं 60 केजी का हूँ। फिर डेबो ने कहा ऋषित से, ऋषित एक काम करो, पानी में डूब जाओ और वेइंग मशीन में बैठ जाओ, तुम बहुत परेशान कर रहे हो। तो ऋषित बैठ गया। रुको यार एक सेकंड, देखो, तो इस वेइंग मशीन पे 60 केजी वेट था। फिर जब ये इस पे बैठा तो इस पे जो वेट आएगा वो इससे कम आएगा ना, क्योंकि बायनेंसी ऊपर को लग गया। तो यहां पे जो वेट उसको अपेयर होगा, इसमें आएगा, उसी को बोलेंगे अपरेंट वेट। आंख से क्या दिख रहा है? अपरेंट वेट, भले ही वो ना हो बट दिख रहा, अपरेंट वेट। तो इसकी एबीडी बनाओगे, जब इसकी एबीडी बनाओगे तो एन ऊपर को दिखाओगे, एमजी नीचे को दिखाओगे, पैर पे एन ऊपर एमजी नीचे, अब बायनेंसी फोर्स ऊपर, एंड दिस इज भी रो जी। भी रो जी, भी इसका मतलब ये बायनेंसी फोर्स है। भी रो जी क्या लिखोगे? सीधे लिखो बायनेंसी फोर्स। ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स बैलेंस करो, तो एन प्लस एफ बी बराबर एम जी। तो एन क्या आएगा? एम जी माइनस बायनेंसी फोर्स। तो कोई तुमसे पूछे अपरेंट वेट बताइए, अपरेंट वेट, तो दिस वन इज एम जी माइनस बायनेंसी फोर्स। mg माइनस बायनेंसी फोर्स इज अपरेंट वेट। इसको ध्यान रखना है, mg माइनस बायनेंसी फोर्स इज अपरेंट वेट। अब आते हैं इस पर, ये तो हमेशा ध्यान रखोगे। कभी कोई पूछे अपरेंट वेट क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे? mg में से बायनेंसी फोर्स हटा दे, आ जाएगा अपरेंट वेट। क्वेश्चन आता है, ये रिंग है जिसका मास है 50 ग्राम, डेंसिटी गोल्ड, डेंसिटी देखो। अब ऋषित गया नाना जी के पास, कहा कि नाना जी अब तो मुझे रिंग चाहिए, तो रिंग मुझे 50 ग्राम का रिंग चाहिए। तो नाना जी कहा ठीक है ले जाओ तुम रिंग 50 ग्राम का, पैसा बस दे देना। तो
तो इसी ने पैसा दिया 50 ग्राम का और 50 ग्राम का रिंग खरीद के लेकर आया। फिर क्या हुआ? फिर रिंग तो लेकर आया ऋषित। तो ऋषित ने क्या किया कि इसका कहा कि चलो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है अभी अभी, अब थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो उसने रिंग को डाला पानी में और वेइंग मशीन पे तौल दिया, आ गया 46 ग्राम। तो कंफ्यूज हो गया ऋषित। ऋषित कहा कि यार 46 ग्राम नहीं आना चाहिए था, ये तो कुछ ज्यादा आना चाहिए था, ये क्यों आ रहा है? तो उसको डाउट हो गया नाना जी पे कि जरूर इस रिंग में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो फिजिक्स तो गलत नहीं हो सकता। अगर ये गोल्ड प्योर गोल्ड है जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 25 होता है और 50 ग्राम हमें नाना जी ने दिया है, तो अपरेंट वेट 46 ग्राम पानी में आने नहीं चाहिए। मेरा वेइंग मशीन सही है, तो गलती है इस रिंग में। तो गया ऋषित नाना जी के पास, कहा कि नाना जी इस रिंग में कुछ मिलावट है। नाना जी कहा नहीं बिल्कुल बेटा, बिल्कुल नहीं है। तो कहा कि नहीं, इसमें मिलावट है, मैं बताता हूं कितनी मिलावट है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगला क्वेश्चन में है फाइंड, लिखो इफ देयर इज नो कैविटी इन रिंग material then finds mass of impurity। मतलब ये जो मटेरियल है उसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, मतलब कोई भी बबल टाइप से नहीं है, अंदर एयर बबल नहीं है कुछ भी। भाई रिंग को कैसे बनाया जाता है? गोल्ड को पहले उसको पिघला दिया जाता है, पिघलाने के बाद उसको जब बनाया जाता है तो क्या पता कभी भूल से उसमें एयर गैप बन गया हो और रिंग बन गया, तैयार हो गया हो, अब अंदर एयर गैप हो। एयर गैप हो, बट नाना जी कहा कि नहीं, कोई एयर और गैप नहीं है, एकदम सही बना है बेटा, तुम मत परेशान हो। तो ऋषित ने कहा कि आप रुकिए, मैं बताता हूं कि इसमें कितनी इंप्योरिटी होगी। तो बताना है कि जो इंप्योरिटी उसका मास कितना होगा। ऋषित ने कैलकुलेट करके बता दिया। फिर नाना जी कहा नहीं यार, इंप्योरिटी नहीं हो सकती, तुम्हें इंप्योरिटी कैसे दे सकते हैं? हो सकता है जो बना रहा है ना उसने गलती की हो और रात को सो के बना रहा हो रिंग और भूल से उसमें एयर गैप, एयर बबल चले गए हो। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल। तो इफ gold is pure then finds volume of air bubble in ring। ऋषित बुरा मत सर मानिए, तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक बार नाना जी नो कैविटी देन फाइंड द मास ऑफ इम्प्योरिटी। ये 46 अपरेंट वेट है, यूज करते हैं। अपरेंट वेट कितना होता है? दिस इज mg माइनस बायनेंसी फोर्स। अपरेंट वेट 46 ग्राम है ना, तो 46 ग्राम को बदल लो केजी में। अपरेंट वेट है तो जी लगेगा इसमें, ये मास है ना, मास है तो जी लगेगा, बराबर m 50 ग्राम, 50 ग्राम है तो 10⁻³ जी। मास 50 ग्राम है, 50 ग्राम इंटू जी। बायनेंसी फोर्स क्या होता है? v रो जी। v इज टोटल वॉल्यूम, ये जो मेटेरियल है उसका वॉल्यूम है टोटल। v रो कौन सा है? वाटर, वाटर में डाला गया था ना, v रो इंटू जी। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 50 या 46 ये कितना आएगा? 4 × 10⁻³ आएगा। यहां से वॉल्यूम कितना आ गया? 4 × 10⁻6 मीटर क्यूब, इतना आ गया। लेकिन ये जो वॉल्यूम है इसमें, ये जो सॉलिड है ना इसका भी वॉल्यूम है, अब प्लस इसमें जो कैविटी होगी उसकी भी तो वॉल्यूम होगी। मुझे मेरे पेट के अंदर कैविटी है, उठा के तुमने पानी में फेंक दिया तो डिस्प्लेस तो पूरा वेट करेगा, तो जो मेरा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम वो तो पूरा आएगा ना, तो उसमें मटेरियल का वॉल्यूम प्लस अंदर जो कैविटी है दोनों का वॉल्यूम का सम बनेगा ना।
ये जो पानी हटा होगा वो तो पूरा का पूरा होगा, ये हवा तो अंदर है, अंदर फंसा हुआ है। तो इसको तुम क्या लिखोगे, दिस इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल आउटसाइड वॉल्यूम, आउट अंडरलाइन, टोटल आउटसाइड वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू मटेरियल का वॉल्यूम प्लस जो कैविटी अंदर पड़ी हुई है उसका वॉल्यूम। तो 4 × 10⁶ मीटर क्यूब। अब मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, 50 ग्राम। तो उन्होंने सही नहीं, मुझे तो मास निकालना है ना। ठीक है, रुको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ने दो। इतना आ गया, ये मटेरियल का वॉल्यूम है। अच्छा, मटेरियल का वॉल्यूम किससे आएगा, मटेरियल, ये मटेरियल एक्चुअल जो मटेरियल है, क्योंकि कैविटी है ना उसमें, वो तो सही में तो गोल्ड ही है। तो गोल्ड तो सही में 50 ग्राम का था, तो 50 ग्राम का वॉल्यूम क्या आएगा, केजी बदल दिया अपान 25, इस पे डेंसिटी डिवाइड करोगे ना, मास को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम आता है। तो डेंसिटी 25 है ना, तो 25 स्पेसिफिक है, तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई करोगे ना, 10⁻³ और मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में है ना 25। तो अभी पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 25 है, 10⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गया मटेरियल का वॉल्यूम प्लस कैविटी का वॉल्यूम। पता मुझे सॉल्व करना था कौन सा क्वेश्चन, पहला सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा कोई दिक्कत नहीं, यही जिंदगी है। तो 10⁻⁻⁶ ये 2 बनेगा, इधर भेजो। तो कैविटी का वॉल्यूम आ गया 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो 10⁻⁻⁶ कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो कहा कि हाँ नाना जी 2 सेंटीमीटर क्यूब इसमें किसी ने एयर बॉल भर के रखा हुआ है। तो कहा अच्छा गुड, अभी मैं उसे बताता हूँ। ये तो मैंने सेकंड क्लास में बता दिया, आंसर करना पहले का। कोई कैविटी नहीं, इम्प्योरिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे बताता हूँ, देखो ये आया क्या, इसको आगे बढ़ने दो, रुको। देखो ये जो वॉल्यूम आया है ना, ये जो वॉल्यूम आया है वो इतना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है क्या है, इस मटेरियल का वॉल्यूम है, इस पूरे मटेरियल का वॉल्यूम है, मटेरियल का। तो 4 × 10⁻⁻⁶ पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मटेरियल का वॉल्यूम है ना, मटेरियल का वॉल्यूम है, मटेरियल का वॉल्यूम है। तो मटेरियल का वॉल्यूम कौन कौन सा आएगा, एक इम्प्योरिटी नहीं, इसमें मटेरियल का तो आपने निकाला है। सॉरी, यहां पे इसमें जो पहले क्वेश्चन में तुम्हें अलग से नोट करना है, डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी है उसकी डेंसिटी इतना है, 10 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। अब पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्प्योरिटी का मास कितना होगा। तो क्या करोगे, ये जो टोटल वॉल्यूम है वो ये जो रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड है, इतना भी क्या है ये बताओ। ये जो 50 ग्राम है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 50 ग्राम जो होगा वो बराबर होगा मास ऑफ गोल्ड। मास ऑफ गोल्ड कॉपर इम्प्योरिटी प्लस मास ऑफ गोल्ड, ये कॉपर इम्प्योरिटी कॉपर है जहां पे। अब इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और ये जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम 4 × 10⁻³ ये बराबर किसके होगा, इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होगा, मास ऑफ कॉपर एंड डिवाइड बाई कॉपर की डेंसिटी जो कि 10⁻⁴ है,
प्लस ये क्या, अच्छा इसको अलग से लिख ही लेने दो यहाँ पे तब सही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड। अब कैलकुलेशन के लिए इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, इसको आगे बढ़ाओ, 4 इंटू 10 का पावर -3 बराबर कॉपर का वॉल्यूम क्या होगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई कॉपर की डेंसिटी। सर ये आप निकाल चुके हैं सर, 2 गोल्ड। क्या, सर इसमें वॉल्यूम ऑफ अच्छा हाँ, मटेरियल, यस सर। क्या निकाल चुका हूँ, सर उसमें सर तो उसका एक ही इक्वेशन से सर काम बन जाएगा, किससे, सर दूसरी वाली से ही सर जो लिख रहे थे सर। इससे, हाँ सर, तो मास ये सर ऑफ वॉल्यूम कॉपर ऑफ डिवाइड बाई, रुको तो यही लिखा हूं ना, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या होगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाई कॉपर की डेंसिटी दैट इज 7.4। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ये किससे आएगा, मास ऑफ गोल्ड, 2, ये से तो निकला है ना, 2 निकाला था सर आपने 2 सेंटीमीटर। ये तो कैविटी का वॉल्यूम है ना, यस सर, तो 50 इंटू 10⁻³ क्यों, यस सर वो वाला लेंगे ना, वीएम जो लिखा है उधर। सर आप पूरे का ले रहे हैं, उसमें बबल भी ऐड हो गया है उसके बाद फिर अब बबल नहीं है ना, पहले मटेरियल। क्वेश्चन में बबल कहाँ है, दूसरे क्वेश्चन में बबल था ना। तो मास ऑफ गोल्ड डिवाइड बाई गोल्ड की डेंसिटी थी 25, स्पेसिफिक थी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये 2 इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तुम्हें 2 अननोन है, गोल्ड और कॉपर, जैसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्चुअल गोल्ड मिल जाएगा कि उस 25 ग्राम में एक्चुअल में कितना गोल्ड नाना जी ने दिया है और कितना इम्प्योरिटी उन्होंने कॉपर की उसमें रखी है। मैंने पहले क्वेश्चन के लिए क्या किया, पहले क्वेश्चन के लिए लिखा कि टोटल 50 ग्राम बराबर कॉपर इम्प्योरिटी का मास प्लस गोल्ड का मास, और दूसरे क्वेश्चन में लिखा जब मैंने अपरेंट वेट का फॉर्मूला गया तो वॉल्यूम इतना आ गया। अब कहा कि ये जो वॉल्यूम होगा अब बराबर किसका होगा, कॉपर का वॉल्यूम प्लस गोल्ड का वॉल्यूम। फिर कॉपर का वॉल्यूम किससे आएगा, तो कॉपर का एक्चुअल मास से आएगा ना। अब गोल्ड का वॉल्यूम किससे आएगा, तो गोल्ड के एक्चुअल मास से आएगा ना। बताओ, आ गया समझ में। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पानी भरा पड़ा है, और मैंने इसमें एक ब्लॉक को रख दिया। अब सुन, नहीं ये वेइंग मशीन पर रखा हुआ है, ये ना वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, इस पे मैंने एक फ्लास्क बाल्टी लिया, बाल्टी रख के पानी रख के वही मशीन पर रख दिया। अब क्या किया गया, एक ब्लॉक इस पे फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब फ्लोट रहेगा तो हमेशा वही नहीं चलेगा, ऐसे हिलता रहेगा, ऐसे हिलता रहेगा तो भागते भी रहेगा। तो एकदम बीच में, इसके एकदम बीच में ऐसे रोक के रखा हूं मैं, एकदम पॉइंट साइज ऐसे है, इस तरीके से ऐसे शेप का ऐसे। इसके ऊपर एक फ्लास्क मैंने रख दिया ऐसे, ताकि, और ये जो ऊपर का जो ब्लॉक है वो बीच से पड़ा हुआ है, इस और इस तरीके से कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। हाथ हटा दिया, हाथ हटा दिया। अब हाथ हटाने के बाद, हाथ हटाने के बाद हम भी पा रहे हैं कि पूरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है।
उस सिस्टम पे। अब ये फ्लोट करके इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो क्वेश्चन जब इधर जाएगा तो ये ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये इधर जाएगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कि वैसे ही रहेगा। ये लिखो क्वेश्चन है, when block changes its position weather की स्पेलिंग गलत हो गया, ये कौन सा वेदर है? सर ये मौसम वाला है। मौसम वाला वेदर है ये। वो वाली स्पेलिंग बताओ तो उसका क्या होता है? WHETHER। सुपर हो जी। when block change its position whether, ये क्या बोले इसको, फ्लास्क बोले, उसकी स्पेलिंग नहीं आती। फ्लास्क की क्या होती है? FLASK। Bucket इफ यूज करिए if। फ्लक्स will turn or not? ठीक है, तो इसका आंसर आता है, बता देता हूं अभी, नो। क्यों नहीं टर्न करता है? रीजन ये होता है, देखो ये सब प्रेशर की वजह से होता है। यहां पे जो प्रेशर का फोर्स है, हर जगह प्रेशर का फोर्स बराबर आएगा, ऐसे हर जगह बराबर आएगा। क्यों बराबर आता है? देखो यहां का प्रेशर का फोर्स P0 है, तो ये हाइट H है ना, तो यहाँ का प्रेशर क्या आएगा? P0 प्लस H रो जी। यहाँ का भी P0 प्लस H रो जी, यहाँ का भी P0 प्लस H रो जी, इधर का सब जगह का P0 प्लस H रो जी, तो हर जगह बराबर हो गया, हर जगह बराबर हो गया। आप कोई पूछे यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का इसके सामने, तो ये आएगा यहाँ का प्रेशर का फोर्स P0। अच्छा देखो कैसे आएगा, यहाँ निकालना है, तो यहाँ का P0 है प्लस यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो P0 प्लस H1 रो जी, और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, सेम लेवल प्रेशर सेम होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, तो देखो क्या यही आ गया। अगर ये H1 है तो ये H माइनस H1 होगा, तो यहाँ का P0 प्लस H1 रो जी एंड प्लस H माइनस H1 रो जी, आगे अगेन P0 प्लस H रो जी। तो जो प्रेशर यहाँ पे है वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। इससे मतलब नहीं है कि ये ब्लॉक यहाँ पे है कि कहाँ पे है, कहाँ मतलब, अगर यहाँ पे भी आएगा तभी भी यहाँ का P0 प्लस H1 रो जी प्लस फिर H माइनस H1 रो जी, तो हर जगह प्रेशर का फोर्स बराबर आ गया। तो प्रेशर फोर्स हर जगह बराबर आ गया, तो कोई चीज ऐसी हो और ये बीच में हो ऐसे, और हर जगह इधर का प्रेशर बराबर आ जाए, तो क्या टर्न करेगा? नहीं। तो चाहे ये ब्लॉक यहाँ रहे तो, चाहे यहाँ रहे तो, चाहे इधर कहीं भी रहे, ये टर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फोर्स हर जगह सेम। तो लिखेंगे सिंस प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ बॉटम आर सेम, फ्लास्क विल नॉट टर्न। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट मान सकते हैं इसको? एक सेकंड बोलना। सर क्वेश्चन है सर, अगर पिछले वाले सर जो आपने क्वेश्चन ब्लॉक विल टर्न और नॉट, तो सर अगर है सर अगर ब्लॉक जब पोजीशन चेंज करते हो सर, अगर ग्लास की वॉल से टकरा गया तो सर पोजीशन चेंज नहीं हो सकती सर, तब टर्न हो जाएगा, सर थोड़ा सा फोर्स लग जाएगी उस साइड, तब टर्न हो जाएगा। अगर ये वाला ब्लॉक इधर फ्लोट करते हुए इस पे फ्लास्क पे जाके ऐसे टक्कर मार दिया तब ये टर्न कर जाएगा, टक्कर नहीं मारना है। दूसरा और इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्लॉक फ्लोट ना करे ना, फ्लोट ना करे, डूब गया इसके अंदर, और डूब के अगर इसका सेंटर ऑफ मास इसके एज के इधर कहीं बैठ गया, ऐसे बैठ गया, तब टर्न मार देगा। नहीं, तभी भी टर्न नहीं मारेगा। पता है क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि अंदर ना लिक्विड होगा सरफेस पे, तभी भी नहीं मारेगा। अगर यहां भी बैठ गया ना तभी भी नहीं टर्न मारेगा। इसलिए नहीं मारता ना क्योंकि यहां पे ना पानी का प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर। इसमें अगर नीचे तुम वैक्यूम क्रिएट ना, वैक्यूम क्रिएट कर दो, वैक्यूम, तब ये डूब जाएगा, इधर डूब जाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ है तो हल्का सा पानी की लेयर होती है, थिन लेयर होती है, वो थिन लेयर प्रेशर जनरेट कर देती है, और वो प्रेशर उतना ही जनरेट करेगी जितना यहां होगा, उतना यहां होगा, तब फिर ये नहीं डूबेगा। तो हर जगह प्रेशर सेम। सर
हाँ बोलो। सर एक बार और बताइए, जो कनेक्शन चला गया था, सुनाई नहीं दिया। अरे मैं ये तो कह वो रहा था कि अगर ये ब्लॉक इस दीवार से चाहे इस दीवार से फ्लोट करते समय टक्कर मार दिया, अगर इस ब्लॉक ने इससे टक्कर मार तब ये बेंड कर जाएगा। चाहे ये ब्लॉक ने इससे इधर टक्कर मारा तब बेंड कर जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लॉक पानी में डूब गया और डूब के आके बॉटम में बैठ गया, यहां पे बैठ गया चाहे यहां बैठ गया, तभी भी ये टर्न नहीं मारेगा। रीजन ये है ना कि जब ये बैठता है ना यहाँ पे जब बैठेगा तो यहाँ पे ना पानी की एक पतली थिन लेयर जनरेट हो जाती है, एकदम इतनी पतली लेयर होती है कि तुम यूं कह सकते हो कि नहीं, और हो सकता है तुम चेक भी कर सकते हो। तुम पानी भरे रहना एक फ्लास्क में और लकड़ी उठाना, अब लकड़ी कर रहा हूँ, लोहा उठाना उसमें डुबा देना। अब फिर क्या करना, यहाँ पे चेक करना ना, अगर ये डूबा हुआ तो यहाँ पे हल्का सा पानी बीच में होगा ही होगा, इसके सरफेस इसके बीच में पानी हल्का सा होगा ही। वो हल्का सा पानी आ गया ना, तो फिर जो प्रेशर यहाँ का होगा वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का। जब प्रेशर हर जगह इक्वल हो गया तो टर्न नहीं करेगा, तब टर्न नहीं होगा ये। और सर अगर मतलब अगर सर क्वेश्चन में हो कि मतलब हम लोगों ने वहां उसके नीचे पानी आने ही नहीं दिया है, तो हाँ तब तो टर्न मर जाएगा, तब टर्न मर जाएगा। अभी तो सर वेट आ गया ना इसका ज्यादा। बोलो। सर ये साइड वाली वॉल पे जब टक्कर मारेगा तो टर्न क्यों हो जाएगा? जब इस पे टक्कर मारेगा तो इस पे थ्रस्ट फोर्स लगेगा ना, इसे एन लगाएगा, और अगर इधर एन फोर्स लगाता है तो ये भी इस पे एन लगाएगा। फिर अगर मैं इसकी ये वीडियो बनाऊं, सिर्फ इसकी ये वीडियो बनाऊं, इसकी ये वीडियो बनाऊं, तो तुम ऐसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे। तो इसको यहां से हटा दो, नहीं ये तो यहां पे नहीं है ना, रुको, ऐसे रुको यार, ये बनेगा ऐसे, ये पानी है, ये ब्लॉक है, किनारे पे ब्लॉक है ऐसे, तो किनारे से ब्लॉक हटा दो ऐसे, सॉरी ये है पानी, इस तरीके से। तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। दूसरा, ये तो एन आ गया, हाँ इस वाले एज पे अगर ये ब्लॉक इधर भाग रहा है, इधर टक्कर मारा, जब टक्कर मार रहा है तो इस पे फोर्स आ गया, तो ये फोर्स, अब इस पे मान लो अगर कोई फोर्स आता भी है इस ब्लॉक की वजह से, इस पे अगर फोर्स इधर आता भी है, दैट इज N1, तो N1 से ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादा होगा कि इस ब्लॉक की जब वीडियो बनाओगे ना, ब्लॉक की जब वीडियो बनाओगे तो ये वाला N ब्लॉक पे इधर दिखाएंगे और ये वाला N1 ब्लॉक पे हम इधर दिखाएंगे, सपोज करो। लेकिन अब ब्लॉक आ रहा था इधर, तो टक्कर मारा तो उसकी वेलोसिटी कम हुई ना, डोरिंग कोलिजन, इसकी वेलोसिटी कम होगी, ब्लॉक की वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब है कि N जो है N1 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये N अगर N1 से ज्यादा हो गया तो इसके अबाउट टॉर्क आ जाएगा ना, टॉर्क आ जाएगा। इस N1 तो ऐसे घुमाएगा और N ऐसे घुमाएगा, लेकिन N ज्यादा मैग्नीट्यूड का कंपेयर टू दिस वन, तो टॉर्क इस सेंस में आ जाएगा, और इस सेंस में टॉर्क आ गया तो टर्न कर जाएगा। बताओ। सर लिक्विड से फोर्स होगा ऐसे नहीं कह सकते, एन प्लस लिक्विड का उधर से फोर्स होगा, जब वहां पे पहुंच जाएगा तो उधर तो लिक्विड होगा नहीं, नहीं ऐसा फ्लास्क नहीं की कर तरफ। सकते। अरे मुझे ज्यादा बेटर समझना था तो मैंने बना लिया इसको, सिर्फ लिक्विड की वीडियो बनाई, उसको हटा दिया क्योंकि वो टेंशन दे रहा था। अभी ठीक है, ये ठीक है ना? हेलो। यस सर। एक और चीज, यस सर। अरे सुनो, अच्छे क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन अच्छा सर सुनो। ये है जैसे कि ये ना एक्चुअल में क्वेश्चन है, एक बार एडवांस में आया था, एडवांस की पार्ट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अदरवाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें है, तुम क्या करना, गिलास में गिलास क्या करा, एक बाल्टी उठाना, घर पे तुम लोग करते क्या हो, बाल्टी होता है, पानी होता है, एक्सपेरिमेंट किया करो बैठ के। तो बाल्टी में पानी भर दो और उसमें गिलास ना डुबा दो, तो गिलास को तुमने ऐसे डुबा दिया, ऐसे गिलास इसमें डुबा तैर रहा है। अब तुम क्या करो ना, हल्का सा इसके एज पे ऐसे, नहीं मारना क्यों, तो ऐसे ही हिलता रहता है ऐसे,
ब्राउनियन मोशन की वजह से, लिक्विड के पार्टिकल के ब्राउनियन मोशन की वजह से जो गिलास होता है ना, ऐसे जो हैंग किया पानी में डूबा होता है वैसे घूमता रहता है ऐसे। तो ये वर्क पावर एनर्जी में बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक है तो इक्विलिब्रियम, एक नेट फोर्स 0 है। हल्का से मारना क्या होता है, ऐसे ही टर्न ले रहा है फिर ऊपर चल रहा है। तो अगर ऐसे है मतलब पानी में डूबा हुआ और ऐसे घूम रहा है, ऐसे हिल रहा है ऐसे गिलास, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तभी तो हल्का सा टर्न हो रहा है तो नीचे नहीं गिर रहा है। लेकिन तुम घर पे देखना प्रैक्टिकल करके, गिलास बेंड हो जाता है, देखना सीधे ऐसे रियर नहीं है, ऐसा तो नहीं है, रहता तो है। अगर गिलास में थोड़ा सा पानी नहीं भर के रखो ना, ज्यादा डूब जाए नीचे, तो ऐसा होता है कि ऐसे ही पड़ा रहता है। उसको हल्का सा ऐसे मारना भी, देखना ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे मारना। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हल्का सा मारो गिर जाए, मतलब पूरा पानी में ही उल्टा हो जाए। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई क्वेश्चन कराने यार, ये बता देता हूं, उसके बाद कल करेंगे, 2 लेक्चर और लगेगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो मटेरियल है, मटेरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये जो बाइंसी फोर्स है वो जिस पॉइंट पे काम करता है, उनमें कौन नीचे होगा और कौन ऊपर होगा। अच्छा एक और चीज, ये जो बाइंसी फोर्स होता है ना, बाइंसी फोर्स, वो जो डिस्प्लेस लिक्विड होता है उसके सेंटर ऑफ मास पे काम करता है। रिपीट कर रहा हूं, बाइंसी फोर्स होना भी चाहिए यार। बाइंसी क्या है, जो लिक्विड हटी है यहां से लिक्विड जो हटी है, लिक्विड है, इसी का तो वेट है, तो कहां काम करना चाहिए, इस लिक्विड जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसके सेंटर ऑफ मास पे। इतना जो पार्ट है ना, इसके सेंटर ऑफ मास पे काम करना चाहिए, एंड दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, बाइंसी फोर्स। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पूरे सॉलिड का जो सेंटर ऑफ मास है, वो इस पूरे सॉलिड का सेंटर ऑफ मास पे काम करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछता है कौन ऊपर होगा, बाइंसी फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल में ऊपर कौन होगा। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, तो लिख लो इस क्वेश्चन को कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, compare position of center of mass of object and center of mass of displaced liquid, इसे कंपेयर करना है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो चलो मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए गिलास ना बना के एक अच्छा सा एग्जांपल बना दिया, इस तरीके से दिया ऐसे। ये है, अब ये जो है ना, ये देखो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में दिखाएंगे, वही तो बीच में ही दिख रहा है, बीच में दिखा दो। और अगर रॉड नहीं होता कुछ और होता तो जो सेंटर ऑफ मास पढ़े थे वो वाला सेंटर मास यूज करना। और जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर इस तरीके से है तो ये तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड है, तो इसका आधा, तो इतना लिक्विड डिस्प्लेस है तो इसका आधा बीच में, तो ये बनेगा, ये इसका आधा ये है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड। मान लो ये कंडीशन है, मान लिया। अब चेक करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाता है, स्लाइटली डिस्प्लेस, वर्टिकल पे हल्का सा घुमा के ऐसे छोड़ दो, घूम गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वापिस टर्न कर जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब इसको हल्का से टर्न करोगे तो टर्न होने के बाद जो टॉर्क की क्वेश्चन लिखा जाता है, याद करो रोटेशन बढ़ाता है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज इन एफबीडी,
तो ऑब्जेक्ट कौन है? ये पूरा पूरा रॉड ऑब्जेक्ट, रॉड ऑब्जेक्ट। तो टॉर्क इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को लिखना पड़ेगा, न कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वाटर के अबाउट। विधान रोटेशन का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू ICM अल्फा। तो FBD में हम इसको बनाने जा रहे हैं ना, तो इसका ना सेंटर ऑफ मास कर लोगे, मतलब सॉलिड का। टर्न किया हल्का सा, टर्न किया हल्का सा, ऐसा टर्न कर दिया, तो ये तो सेंटर ऑफ मास ऊपर है, और ये टर्न करने के बाद थोड़ा इधर आ गया ना, तो यहां पे आ गया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर ये है, और ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड। अब बायनेंसी फोर्स कहां काम करेगा? वाटर के सेंटर ऑफ मास पे। तो बायनेंसी फोर्स यहां पे काम करेगा। तो बायनेंसी फोर्स इज FB। अब तुमने टर्न इधर किया है ना, तुमने वर्टिकल से टर्न इधर किया, तो इसके अबाउट टॉर्क क्या आएगा? अब FBD बनाओगे तो mg ऐसे काम करेगा। ये बन गया FBD ऑफ दिस रॉड, रॉड की FBD में mg बायनेंसी फोर्स। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बायनेंसी फोर्स का टॉर्क इस सेंस में आएगा, इस सेंस में। टॉर्क हमेशा सेंटर ऑफ सॉलिड अबाउट लिखोगे, टॉर्क इज ऑलवेज सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड अबाउट लिखा जाता है, अदरवाइज सूडो आ जाएगा, बता चुका हूं रोटेशन के टाइम पे। तो इसके बाद जब टॉर्क लिखोगे तो FV का टॉर्क भी तो इसी सेंस में आ रहा है, ऐसे घुमाएगा। हाँ यार, तुमने भी इधर ही घुमाया, और उसके बाद जो बायनेंसी फोर्स है वो भी इधर ही घुमाना चाहता है, तो फिर घूम गया ना, गलत हो गया। दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर इज बिलो द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब टर्न कर जाएगा। मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर शुड नॉट बी बिलो देन CMS। CMS से नीचे नहीं होना चाहिए, देख रहे हो CMS वाला, CMW पर होना चाहिए। तो इस स्कूल में नाम लिखो CMW। ओके, चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया, मान लो अभी अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, ऐसा क्या करूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। तो अब देखो, जब ये CMW नीचे था तो अनस्टेबल जा रहा था, अरे तो इसको ऊपर भेज दो। तो कैसे भेजेंगे? एक तरीका है, नीचे ना ज्यादा मास बांध दो। भाई नीचे क्या करो, उठाओ, भाई लकड़ी का था, नीचे उठा के ना लोहा बांध दो, लोहा नीचे खूब लोहा बांध दो। तो लोहा बांध दिया, लोहा बहुत भारी होता है, तो ये सॉलिड है, लकड़ी सॉलिड, लकड़ी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और लोहे का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और लोहा बहुत भारी है, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास को नीचे खींच देगा। तो अगर नीचे तुमने लोहा बांध दिया ना, तो जानते क्या हो जाएगा? तब ये ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस CMW के नीचे भी आ सकता है। लोहा अगर खूब भारी बांध दिया तो सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया, दिस इज CMS। CMW नहीं चेंज होगा, CMW अभी भी वहीं पे है, अगर इतना ही डिस्प्लेस है तब। अगर इसे ज्यादा है तो CMW भी नीचे आ जाएगा। तो CMW सपोज करो ऊपर रहा और CMS नीचे रहा, इस केस में। मतलब ये केस 1 है, ये केस 2 है। केस 2 में अब इसको हल्का सा टील कराओ, लेकिन किसके अबाउट? CMS के अबाउट घुमाएंगे, CMS के अबाउट। जब CMS के अबाउट घुमाओगे ऐसे, तो CMS तो यहीं पे है, तो CMS यहीं पे है, और CMW तो ऊपर है। हाँ, CMW ऊपर है, तो बायनेंसी फोर्स किधर दिखेगा? ऊपर। अच्छा, गुड। तो तुमने तो टर्न इधर कराया था, इधर कराया था। अब CMS के अबाउट टॉर्क लिखो, तो टॉर्क, तो क्या टॉर्क का सेंस उल्टा आ गया? FB का CMS के अबाउट FB, फेसबुक का टॉर्क आ गया CMS के अबाउट उल्टा सेंस में। तो तुमने टर्न ऐसे किया और हाथ हटा दिया, तो FB का टॉर्क क्या आएगा? अरे बेटा तुमने इधर टर्न किया था, मैं तो उल्टा टर्न करूंगा, आ गया इधर। तो जब ये इधर भागेगा तो CMW मतलब FB का टॉर्क इधर कर देगा, जब इधर भागेगा तो FB का टॉर्क इधर कर देगा, इधर घुमा देगा, तो ऐसे घूमता है। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसको पलटने नहीं देगा। इसका मतलब कि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए CMW CMS किधर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, तो CMW ऊपर होना चाहिए। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम
CMW should be above CMS. ठीक है, तो find out this school in near future and take admission in this school, CMW. Okay.